Bismillahirrahmanirrahim. This is our lesson number 23 G in English language. Yesterday we were talking about phrases, clauses G. कि किसी भी सेंटेंस में फर्दर उसकी आप डिवीजन करें, उसके पार्ट्स कहें तो क्या कहते हैं कि सेंटेंस कैन बी कॉल्ड अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रेजेस एंड क्लॉजेज जी. शॉर्ट रिकैप कि हमने क्या कहा था, फ्रेज और क्लॉज में फ़र्क क्या होता है. दोनों ही क्या हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स जब भी हो जाएं तो उसको या फ्रेज कहेंगे या क्लॉज कहेंगे. इसीलिए फ्रेजल वर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है, यानी वो वर्ब्स जो अकेला एक वर्ब नहीं होता, साथ उसके साथ प्रेपोजिशन जोड़ देते हैं आप, और जिसके सरफेस मीनिंग नहीं होता, फिर डीप मीनिंग या डिफरेंट मीनिंग होते हैं नॉर्मल कन्वेंशनल मीनिंग से हट के. इसलिए उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं. कि वजह क्या होती है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है. वो अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों ही हैं, फ्रेज भी और क्लॉज भी जी. हमने क्या कहा था, क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब आता है. ठीक है, और फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता. इनफाइनाइट्स आते हैं इसके अंदर. इनफाइनाइट्स तीन कौन कौन से थे? इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल जी. अब उसके हमने डिफरेंट रोल्स देखे थे. फिर कभी इंडिविजुअल वर्ड था तो हमने वर्ड का रोल, जिस वर्ड का रोल टू ऐड समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, तो हमने कहा था एडजेक्टिव. वो वर्ड जो वर्ब के मीनिंग में या एडवर्ब के मीनिंग में या एडजेक्टिव के मीनिंग में या पूरे सेंटेंस के मीनिंग में कुछ ऐड करे तो उसको एडवर्ब कह दिया था. जो इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ हो तो उसको प्रोनाउन कह दिया था. क्लियर जी. तो इस तरह एक इंडिविजुअल वर्ड के रोल उसकी टाइप डिफाइन करता था. इसी तरह फ्रेजेस और क्लॉजेस का भी रोल जो था उसकी टाइप डिफाइन करता है. अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहे हो तो हमने क्या कहा है कि जी वो क्या होगी, या नाउन फ्रेज होगी या नाउन क्लॉज. अगर इफ़ इट इज़ एडिंग समथिंग इनटू द मीनिंग्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन जी, तो हमने क्या कहा था, वो एडजेक्टिव फ्रेज होगी या क्लॉज होगी. अगर वो वर्ब दूसरे एडवर्ब, एडजेक्टिव या सेंटेंस में ऐड कर रहा है तो उसको एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल क्लॉज कह दिया था. अब उसी में आप देखें कि इसी की बेस पे ख़ास तौर पे वो बच्चे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल एमडी कैट का टेस्ट होता है, ईटा होता है, कुछ और है, उसमें एमसीक्यू भी कहा जाता है. उससे रिलेटेड शॉर्टली वो बता दूं. वो क्या होता है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जी, कि सेंटेंसेस की कुछ काइंड्स इसी बेस पे बनाई गई जी. एक फॉर एग्जांपल नंबर 1 जी, सिंपल सेंटेंस जी. सिंपल ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्या हो, मिनिमम वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो. वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी मैं आसान ज़ुबान में कह दूं कि जिसके अंदर मिनिमम वन फाइनाइट वर्ब हो जी. मैं फिर कल भी डिस्कस किया था, फिर रिपीट कर रहा हूं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो तो उसको क्लॉज कहते हैं. ठीक है, या जो और कोई डेफिनेशन है कि आई एम नॉट कंसर्न विद दैट जी, कि जो व्हाट आई लर्न जी, कि वो क्या है कि भाई फाइनाइट वर्ब हो तो वो क्लॉज है. ठीक है, चाहे सब्जेक्ट ना भी हो तो. मैंने मिसाल एक दी थी इवन कि इफ़ आई एम आस्किंग यू, कि मैं अगर आपको एक वर्ड में भी कहूँ लीव, ठीक है, कि ये कमरा आप छोड़ दें. अब ये लीव है तो इस लीव में ये फाइनाइट वर्ब आ गया ना. तो इवन ये एक वर्ड, अगरचे इसके साथ हिडन वर्ड्स शामिल हैं, लेकिन एक लीव भी, अब बेशक हमने यहाँ ग्रुप का है, लेकिन वो एक लीव ही मैं कहना चाहूँ तो मैं उसको क्लॉज कह सकता हूँ, क्योंकि वो उसके अंदर फाइनाइट वर्ब है. दूसरी जो डेफिनेशन जिसमें कहा था जी, क्लॉज वो कि जो कंप्लीट मीनिंग दे, और फ्रेज वो जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे, ये भी गलत है जी, क्योंकि क्लॉज भी सम टाइम कंप्लीट मीनिंग नहीं देती. वो अब हम अभी डिस्कस करेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा पहला जी, सिंपल सेंटेंस जी. सिंपल कौन सा होता है? जिसमें क्या हो जाए, एक फाइनाइट वर्ब आ जाए जी. जो आपका कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट है जी, ही गोज देयर टू स्टडी. अब इसमें देखें जी, हमारे पास क्या एक ही फाइनाइट वर्ब आया, नहीं आया, तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है. देन जी सेकंड टाइप इज कंपाउंड जी. दूसरा कौन सा होगा? कंपाउंड. नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड सेंटेंस किसको कहेंगे जी, कि जिसमें क्या आ जाए, दो फाइनाइट वर्ब्स आ जाएं. यानी क्या मुराद,
कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाए। मैं स्ट्रेस दे के कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। फॉर एग्जांपल जी, ही गोज देयर एंड वर्क्स टिल नाइट, वर्क्स टिल नाइट। अब यहाँ इसको गौर से देखें जी कि पहला फाइनाइट वर्ब क्या आया इसमें, गोज। स्टेटमेंट पूरी क्या है, ही गोज देयर एंड वर्क्स टिल नाइट। दूसरा वर्ब कौन सा आ गया फाइनाइट जी, वर्क्स। अब अगर मैं यहाँ पे कंजंक्शन एंड ख़त्म करके फुल स्टॉप लगा दूँ, एक आपके पास ये क्लॉज कंप्लीट होगी नहीं होगी, और ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसके साथ कोई और मीनिंग ऐड करने की ज़रूरत है मुझे नहीं। ये गोज़ देयर कंप्लीट है, ये अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रही है। और यहाँ अब ही रिपीट इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैंने कल हमने डिस्कस किया था कि एक ही सेंटेंस में सेम प्रोनाउन या सेम हेल्पिंग वर्ब वो रिपीट नहीं करते। अब एंड चूँकि मैंने फुल स्टॉप यूज़ कर दिया, कंजंक्शन एंड ख़त्म कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही वर्क्स टिल नाइट जी। अब ये भी क्या कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई नहीं हो गई। अब चूंकि दो इसमें फाइनाइट वर्ब आ गए, यानी क्या मतलब, दो फाइनाइट वर्ब और साथ आगे बेशक ब्रैकेट में लिख लें कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाएं जी। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या, ऐसी क्लॉज या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो अपने कंप्लीट मीनिंग खुद से दे, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए साथ आपको कुछ और ऐड ना करना पड़े। ये क्या हो गया जी हमारे पास, कौन सा, कंपाउंड। तीसरी टाइप है जी इन्हीं क्लॉजेस फ्रेजेस की बेस पे कॉम्प्लेक्स जी। थर्ड वन इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किस सेंटेंस को कहते हैं जी, कि जिसके अंदर क्या, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाए, एक क्या होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक क्या हो जाए डिपेंडेंट क्लॉज जी। एक आईसी लिख लें और एक डीसी। आईसी मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, डीसी मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहें, कोई भी नाम दे दें उसको आप। यानी अब नोट करें इसमें, फिर इसमें भी अब कितने आ गए हैं, दो फाइनाइट वर्ब आ गए, नहीं आ गए। पिछले में भी दो फाइनाइट वर्ब थे, लेकिन फ़र्क क्या था कि उसमें दोनों क्या थी, इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, उसमें दोनों क्या थी, आईसी थी। इसमें क्या है, एक आईसी है और एक क्या है, डीसी है। फॉर एग्जांपल जी, पुलिस arrested the man who committed crime, who committed crime। क्या स्टेटमेंट है जी हमारे पास, पुलिस अरेस्टेड द मैन हु कमिटेड क्राइम। अब यहाँ देखें जी, पहले मैं मेन वर्ब देख रहा हूँ जी कि अरेस्टेड भी फाइनाइट वर्ब है या नहीं है। क्यों, ये सब्जेक्ट के साथ लिंक्ड है, इसको प्रेजेंट में ले जाके चेक कर लिया करें। अगर ये प्रेजेंट होता तो क्या होता, पुलिस अरेस्ट, पुलिस प्लूरल है, अच्छा पुलिस अरेस्ट्स नहीं होगा। हम नाउन के रोल में पढ़ चुके हैं कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते क्या हैं, प्लूरल हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस, पुलिस इज नहीं होगा, पुलिस आर। पुलिस अरेस्ट्स नहीं होगा, पुलिस अरेस्ट। लेकिन इसका मतलब है ये वाला वर्ब चेंज होगा ना, नंबर सब्जेक्ट के नंबर डिपेंडेंट है ना ये, तो फिर ये क्या हो गया जी, फाइनाइट वर्ब हो गया। फिर आगे जी कमिटेड, ये भी फाइनाइट वर्ब है या नहीं है, यानी सब्जेक्ट के नंबर डिपेंडेंट है या नहीं है। दो वर्ब आ गए मेरे पास, यानी दो फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब क्या है, दो क्लॉजेस आ गई। एक क्लॉज कौन सी है, पुलिस अरेस्टेड द मैन। दूसरी क्लॉज कौन सी है जी, हु कमिटेड क्राइम। अब मैं दोनों को चेक करूंगा जी।
अब पुलिस अरेस्टेड द मैन जी, या पुलिस अरेस्टेड अ मैन, मैं ये यहाँ फुल स्टॉप लगा के इसको अलग करूँ, ये कंप्लीट मीनिंग है इसके या नहीं है? बन सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये क्या है, मेन क्लॉज है। इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जो भी नाम दें आप, चाहे इंडिपेंडेंट कहें, मेन क्लॉज कहें, या प्रिंसिपल क्लॉज भी इसको कहते हैं। और दूसरी ये देख लें जी, हु कमिटेड क्राइम। अब नॉर्मली हु हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन के लिए। अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूँ, इसको सेपरेट कर लूँ, तो एंड पे फिर मुझे क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा, और यहाँ तो क्वेश्चन नहीं है ये। अगर हु कमिटेड क्राइम, इसको गौर से समझिएगा जी, अगर ये होती क्या, हु कमिटेड क्राइम क्वेश्चन मार्क, अब ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसने जुर्म किया है जी। अब ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हो तो फिर ये क्या है, आईसी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में ये क्या है जी, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों, इसके मीनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते जब तक मैं इसके साथ ये वाला क्लॉज जो है लिंक ना करूं। यानी ये क्लॉज कौन सी थी, इंडिपेंडेंट क्लॉज आईसी, ये क्लॉज कौन सी है, डिपेंडेंट क्लॉज डीसी। यानी एक इंडिपेंडेंट और एक साथ क्या, मिनिमम मैं कह रहा हूं। तो क्या हो गई, ये क्या बन गई जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया जी। गॉट द पॉइंट जी। बेसिकली ये तीन ही होते हैं। एक चौथी कैटेगरी जिसमें क्या कह देते हैं कि जी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब ये है वैसे सेपरेट कोई कैटेगरी नहीं है, एक बना दी गई है, मेन वो तीन ही हैं जी आपकी, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जी। यानी क्या मतलब, उसमें क्या नाम क्या चाह रहे हैं कि वो क्या कम्बिनेशन है ना, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेज हैं। एक ही क्लॉज है तो सिंपल सेंटेंस, एक से ज़्यादा दो बन गई हैं तो हमने क्या कह दिया, कंपाउंड। क्लियर, यानी दो क्या, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं वो। क्लियर। तो मैं इसलिए आई ऑलवेज से कि ग्रामर इस तरह नहीं थी कि ग्रामर के अकॉर्डिंगली हमने लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। लैंग्वेज इस्तेमाल होती रही है सदियों से, उसके इस्तेमाल को देख के हमने क्या बना दी है, ग्रामर बना दी है। ग्रामर के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज नहीं बनी। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि आपको कुछ सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें 10 क्लॉजेज इकट्ठी आई हुई हैं, फिर मैं वहाँ क्या करूँगा, आया उसको मैं फिर सिंपल कहूँगा, कंपाउंड कहूँगा, कॉम्प्लेक्स कहूँगा। क्लियर। तो वो इन कैटेगरीज को ठीक है अपने एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ आता है। क्लियर। अदरवाइज़ ये हर जगह हर रूल लैंग्वेज का अप्लाई नहीं हो सकता। जहाँ अप्लाई नहीं होता फिर हम कह देते हैं कि लैंग्वेज फ्लॉ है जी, लैंग्वेज वीकनेस है। अब नाम से देखें तो कंपाउंड हमने क्या कहा था कि कौन सी स्टेटमेंट जिसमें क्या आ जाए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाएँ, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाएँ। और कॉम्प्लेक्स हमने क्या कहा था, वो सेंटेंस जिसमें क्या एक इंडिपेंडेंट और एक क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए। अब नॉर्मली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगी, दो इसमें ओपिनियन है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, दो क्या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, और एक क्या हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो, इसे भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इज दैट क्लियर जी। और कुछ ऑथर्स ने इसको भी लिखा है कि जिसमें क्या हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दो डिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाए। हम क्लियर जी। फॉर एग्जाम्पल, he tried a lot and succeeded and finally succeeded जी, in arresting the man
who committed a crime am I clear जी। दूसरा देख लें जी, he arrested the man who had been successful जी, in escaping and finally got arrested। स्टेटमेंट क्या है जी, मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ। पहले मैंने क्या बोली, ही ट्राइड अ लॉट एंड फाइनली सक्सीडेड। जो वीडियो से देख रहे होंगे वो बेशक अपने पास वो लिख लें उस स्टेटमेंट को। ही ट्राइड अ लॉट एंड फाइनली सक्सीडेड इन अरेस्टिंग द मैन हु कमिटेड अ क्राइम। एक स्टेटमेंट मैंने ये दी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है जी, ही अरेस्टेड द मैन हु हैड बीन सक्सेसफुल in escaping जी and finally got arrested जी। अब ये दो हैं, दोनों देखें जी क्या है। he tried जी, फाइनाइट वर्ब आ गया नहीं आ गया, he tried a lot। और इसको अगर मैं फुल स्टॉप करके सेपरेट करूं तो अलग सेंटेंस बना सकता हूं ना इसको। इसका मतलब ये क्या है जी, इंडिपेंडेंट क्लॉज IC है ये। फाइनली सक्सीडेड इन अरेस्टिंग द मैन जी, इसको भी देखें फिर आप। फाइनली सक्सीडेड इन अरेस्टिंग द मैन, इसको भी फुल स्टॉप करके अगर मैं सेपरेट करूं सेंटेंस बन सकता नहीं बन सकता। अगर पूरा करूं तो यूं हो सकता ना कि ही फाइनली सक्सीडेड इन अरेस्टिंग द मैन। ये भी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हु कमिटेड अ क्राइम, ये किसके लिए आ रहा है, हु यहां है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, मैन। ये क्या बन गई फिर अब, डिपेंडेंट क्लॉज। अब दो इंडिपेंडेंट और क्या आ गई, डिपेंडेंट। यानी इस पहले सेंटेंस में क्या आ गई जी, दो IC और एक क्या हो गई, DC। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और एक क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब दूसरा सेंटेंस देखें जी, ही अरेस्टेड द मैन जी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या नहीं है, क्योंकि इसको मैं फुल स्टॉप करके अलग करूं तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है अपनी। हु हैड बिन यहां पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, हु हैड रिमेन्ड, बिन हियर मीन्स रिमेन्ड। हु हैड रिमेन्ड सक्सेसफुल जी इन एस्केपिंग। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है या नहीं है, क्यों, ये अपने कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही। इसके मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें इसको पिछले इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ना पड़ेगा। और अगली देखें, एंड फाइनली गॉट अरेस्टेड। और सारी ये क्लॉजेस क्यों कह रहा हूं मैं, सारों में वर्ब आ रहा नहीं आ रहा। अब इसमें भी गॉट अरेस्टेड वर्ब आ गया नहीं आ गया। ये भी अब क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। यानी इस सेंटेंस में मैं कहूं तो क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और साथ दो क्या हो गई, डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब ये डिफरेंट ग्रामेरियंस हैं जी, डिफरेंट उनके अप्रोचेस हैं। अब उन्होंने इन दोनों को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहा है। इज दैट क्लियर जी। यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में पहला हमने क्या कहा था, जिसमें क्या हो, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक क्या हो, डिपेंडेंट क्लॉज, कम अज कम मैं कह रहा हूं। और दूसरी डेफिनेशन क्या थी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दो या उससे ज्यादा क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। यानी ये कंपाउंड भी है और
कॉम्प्लेक्स भी है जी, यानी कोई कुरानिक वर्ड्स नहीं है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, जो असल चीज़ हमें क्या कॉन्सेप्ट हमने समझना है, वो कॉन्सेप्ट क्या इस्टेब्लिश हुआ जी कि पहले हम सिंपल किस पे चलते रहे अभी तक, एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस पे। किस पे? सिंपल सेंटेंस का। जिस सिंपल सेंटेंस का हमने ऑर्डर क्या पड़ा हुआ था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव हो वो, पैसिव हो तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट। इसको गौर से समझिएगा जी। अब किसी भी सेंटेंस का ध्यान में रखिएगा कि मेन वर्ब हमेशा एक ही होगा। बाज़ का तो उसका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या आ जाएंगी, फ्रेजेस या क्लॉजेस। फिर या उसके ऑब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर क्या आ जाएंगी, फ्रेजेस या क्लॉजेस। अब थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, नहीं कर दिया हमने, यानी फिर आप क्या लें कि सेंटेंस क्या है जी, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। और उन फ्रेजेस क्लॉजेस सारों को सम अप करें जी, तो एक बड़ी मेन क्लॉज कौन सी बनेगी, इस वर्ब वाली, जो हम कल भी टेक्स्ट की जब प्रैक्टिस कर रहे थे। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, मैं फिर देखें इसको अगर ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करूं जी, तो समटाइम क्या होता है, छोटे छोटे सेंटेंस मिलते हैं, छोटे छोटे, यहां मैं सेंटेंस से क्या मुराद दे रहा हूं, क्लॉजेस या फ्रेजेस मिलती हैं, तो वो सेंटेंस में क्या बन रही होती हैं, सब्जेक्ट का रोल प्ले करती हैं। फिर एक मेन वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब, फिर छोटी छोटी क्लॉजेस बनती हैं, ये फ्रेजेस बनती हैं, तो किसका ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रही होती हैं, ऑब्जेक्ट का। कभी आप कहें कि जी वो अब इन ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, कभी वो किसका रोल प्ले कर रही होती हैं, एडवर्ब का। क्या चीज, एक वर्ड नहीं, फ्रेजेस या क्लॉजेस। कभी वो किसका रोल प्ले कर रही होती हैं, एडजेक्टिव का। यानी जब भी वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेंगी उसको तो हमने क्या कह दिया, या वो क्या होंगी नाउन फ्रेज या वो क्या होंगी नाउन क्लॉज। am I क्लियर जी? अगर उसी नाउन के बारे में कुछ बन रही है पूरा, बेशक वो पूरा एक सेंटेंस है, पूरी क्लॉज है, तो उसको क्या एडजेक्टिव क्लॉज कह दूंगा। अगर क्लॉज नहीं है, बीच में फाइनाइट वर्ब नहीं आया, तो फिर क्या एडजेक्टिव फ्रेज कह दूंगा। अगर वो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रही हैं, किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रही हैं, किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो क्या कह दूंगा, एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्बियल क्लॉज। और अगर वो प्रपोजिशन का पार्ट बन रही हैं, क्लियर, यानी उनका हेड वर्ड क्या बन जाता है, प्रपोजिशन, तो उसको क्या कह दूंगा, प्रपोजिशनल फ्रेज। वो मोस्टली फ्रेजेस ही होती हैं, क्लॉज भी हो सकती है, मैं मना नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता, इट्स लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लेकिन होती क्या है वो मोस्टली प्रपोजिशनल फ्रेजेस जी। अब इन सारी चीजों को सम अप करें तो हम बेसिकली वी आर कंसर्न विद व्हाट जी, सेंटेंस। अगर मैं क्लॉजेस को आसान जुबान में समझाना चाहूं तो यूं भी कह सकता हूं कि बाज़ औक़ात एक मेन सेंटेंस के अंदर आगे बहुत सारे और सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम क्लॉजेस कह देते हैं। क्या कहते हैं उनको, क्लॉजेस कह देते हैं। और अगर मेन वर्ब ना हो तो फिर क्या कह देते हैं, फ्रेजेस कह देते हैं जी। am I क्लियर जी? अगली एक्सरसाइज पे जाते हैं जी, नेक्स्ट टेक्स्ट जी। आपके पास स्क्रीन पे भी आ जाएगी जी वो टेक्स्ट, क्या है जी, इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ गॉसिप जी। अब पहले यहीं से फॉर एग्जांपल देख लें जी, हमने क्या कहा, इस्लामाबाद, क्या कह रहे हैं, द कैपिटल ऑफ गॉसिप जी। इसको जरा गौर से देखिएगा जी, जो आपके पास रिटर्न में भी आएगा उसमें आप देखेंगे द कैपिटल ऑफ गॉसिप से पहले भी कॉमा है उस बाद में भी है। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जी ये क्या है। अब ये देखें, इस्लामाबाद यहाँ पे क्या था, नाउन, एक प्रॉपर नाउन है ना, तो हमने क्या पढ़ा कि नाउन के बारे
क्लियर, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ होगा या नाउन या प्रोनाउन के लिए जो इस्तेमाल हो। क्लियर, वर्ड्स में डेफिनेशन जो मर्जी करें, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जी। वो क्या होता है? एडजेक्टिव। इसके अलावा मैं क्या कह रहा हूँ, नाउन या प्रोनाउन के बारे में तो एडजेक्टिव है। अगर वर्ब के बारे में है तो क्या है? एडवर्ब। किसी और एडजेक्टिव के बारे में है तो क्या है? एडवर्ब। किसी और एडवर्ब के बारे में है तो क्या है? फिर भी एडवर्ब। और अगर पूरे सेंटेंस के बारे में है फिर भी क्या? एडवर्ब। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों मिक्सअप होते हैं। तो मैंने क्लियर कर लिया, तो यहाँ मैंने क्लियर ले लिया कि इस्लामाबाद एक नाउन है, उसके बारे में है। अब देखें जी, इसी को मैं फिर कहूँ ये वाले वर्ड्स जो हैं ये क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब मैंने क्या, नाउन के बारे में जो कुछ भी हो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ एक वर्ड तो नहीं है ना, इस वर्ड के अंदर देखें आर्टिकल भी है, द आर्टिकल। कैपिटल इटसेल्फ एक नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है। गॉसिप फिर एक नाउन है, मुख्तलिफ मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। तो अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कहीं भी कोई वर्ब आया है? मेन फाइनाइट वर्ब आया? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या बन गई? एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसी की आगे फिर दो किस्में, उसको हल्का सा यहाँ देख लें। एडजेक्टिव फ्रेज हो या एडजेक्टिव क्लॉज हो। एक को क्या कहते हैं जी? रिस्ट्रिक्टिव। एक को क्या कहते हैं? नॉन रिस्ट्रिक्टिव जी। चाहे एडजेक्टिव फ्रेज हो चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो, दूसरी काइंड कौन सी बनेगी? नॉन रिस्ट्रिक्टिव जी। फर्क क्या है दोनों में जी? हैं दोनों क्या हैं? या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज। इतना सा फर्क है, एक में हम कॉमास यूज करेंगे। अब देखें, कॉमास भी यूज होते हैं, ध्यान में रखिएगा। डैश भी यूज होती है इनको सेपरेट करने के लिए, उससे पहले भी और उसके अगर दरमियान में आ रहा है। अगर एंड पे आ रहा है तो सिर्फ उसके पहले कॉमा यूज होगा। am I क्लियर जी? अगर बिल्कुल बिगिनिंग में आ रहा है फिर उसके बाद में होगा, ध्यान में रखिएगा। दरमियान में हो तो फिर उससे पहले भी और बाद में भी। अब क्या है जी, इस और ब्रैकेट्स भी यूज होती हैं। ओल्ड इंग्लिश में पहले क्या यूज होती थी? ब्रैकेट्स। फिर क्या, कॉमास भी यूज होना शुरू हो गए। मॉडर्न इंग्लिश में इसकी जगह क्या यूज होती है? डैश। क्लियर? अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि आया ये ब्रैकेट्स या डैश यूज़ करनी है या नहीं करनी। क्लियर? और जो की हुई है इसको क्या कहते हैं कि पैरेंथेटिकल पार्ट ऑफ सेंटेंस। पैरेंथेटिकल पार्ट यानी पैरेंथेटिकल वो पार्ट होता है कि ये इसको मैं निकाल भी दूं तो सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। इससे पहले जो कुछ है इस्लामाबाद और जो आगे बात आएगी इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ सेंटेंस जी। एब्सोल्यूट पार्ट यानी एग्जैक्ट पार्ट। असल सेंटेंस क्या होता है कि इन ब्रैकेट्स, इन कॉमास, इन डैशेस से पहले और बाद वाली बात। ये मैं अब किस लिए समझा रहा हूं आपको? कॉम्प्रीहेंशन स्किल के लिए। बात का स्टेटमेंट कोई बहुत बड़ी आ जाती है, मैंने उसको कॉम्प्रीहेंड करना है। तो जो मेरा असल सेंटेंस है वो क्या बनेगा? इस्लामाबाद इज नाउ फर्मली डिवाइडेड। असल सेंटेंस वो है, लेकिन अब पहले ये दरमियान में क्या है जी? एडजेक्टिव फ्रेज आ रही है ना। अब इसको रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्या कहा? रिस्ट्रिक्टिव कौन सी होती है जी? जो डिफाइनिंग हो जी, जो क्या हो? डिफाइनिंग हो। और इसके बाद कॉमास या डैश या ब्रैकेट यूज नहीं करते जी। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज रिस्ट्रिक्टिव हो तो उसके लिए कॉमास यूज नहीं करते। क्यों? चूंकि वो क्या कर रही होती है? डिफाइन कर रही होती है अपने नाउन या नाउन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही होती है जिसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अब क्लियर जी? एक्सक्लूड करेंगे तो मीनिंग में फर्क पड़ते हैं जी। और दूसरी एडजेक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव कौन सी होती है जी? जो डिफाइनिंग ना हो बल्कि क्या हो? एक्स्ट्रा हो। और इसके बाद कॉमा, डैश या ब्रैकेट लाजमी यूज करते हैं जी। खासतौर पर रिटन एक्सप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं लिख रहा हूं तो अगले को मैंने बात समझानी है, तो वो कॉमास जब देखेगा तो खुद समझ जाएगा ये दरमियान वाली इंफॉर्मेशन जो है ये एक्स्ट्रा है। और एक बात
हैं, दोनों ही, मैं नहीं कह रहा इंपॉर्टेंस किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, लेकिन अगर ये वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप उड़ा भी दें तो कोई हर्ज नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से द कैपिटल ऑफ गॉसिप उड़ा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब इसकी जो रिस्ट्रिक्टिव है इसकी एक एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल जी कायद आज़म जी, कायद आज़म द ग्रेट लीडर was born in कराची जी। अब यहां देखें जी, अब मैंने कोई यूज़ किया है द ग्रेट लीडर के से पहले कॉमा या बाद में कोई यूज़ किया है नहीं। ये वाला पोर्शन आप मुझे बताएं, द ग्रेट लीडर ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है या नहीं है, किसके लिए, कायद आज़म के लिए, और ये डिफाइनिंग है या नहीं है, क्योंकि कोई फॉरेनर है, कोई इंग्लिश स्पीकर है, उसको तो कायद आज़म तो क्या है, उर्दू का वर्ड है, उन्हें क्या समझ आएगी कायद आज़म, ये तो हमें पता है ना कायद आज़म का मतलब बड़ा लीडर। अब आज़म मीन्स ग्रेट, कायद मीन्स लीडर, तो डिफाइनिंग है ना। अब मैंने कोई कॉमास यूज़ किए हैं नहीं, इसलिए इस एडजेक्टिव फ्रेज को मैं क्या कहूंगा, रिस्ट्रिक्टिव। ये कौन सी है एडजेक्टिव फ्रेज, रिस्ट्रिक्टिव। और यहां जो हमारे पास गिवन टेक्स्ट में आई है द कैपिटल ऑफ गॉसिप, ये एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव। अब खास और बच्चों के लिए बता दूं, उनको टेस्ट में एंट्रेंस टेस्ट है कुछ है, उसमें एमसीक्यू आते हैं जी कहा जाता है चूज द करेक्ट जी, ये स्पॉट टेरर जी, उसमें वो 4 स्टेटमेंट देंगे, कुछ में कॉमा यूज़ होगा कुछ में कॉमा यूज़ नहीं होगा। आप कैसे चेक करेंगे, आप वो वाली जो पोर्शन है जो एडजेक्टिव फ्रेज है, क्लॉज है, उसको देखें, अगर वो उस नाउन के लिए डिफाइनिंग है, इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर उस नाउन के मीनिंग एलैबोरेट नहीं हो रहे, तो फिर उसको में आप कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। और जिसको आप देखें वो एक्स्ट्रा है, वो डिफाइनिंग नहीं है, एलैबोरेटिव नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप कॉमा यूज करेंगे। क्लियर जी। अब वापस आए टेक्स्ट की तरफ जी, कि हमने क्या कहा, इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ गॉसिप जी। अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हमने बीच में ये फ्रेजेस क्लॉजेस क्यों डिस्कस की हैं, कि मुझे जब उनका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं लिखते वक्त भी प्रॉब्लम करूंगा। ले अब क्या है जी, असल सेंटेंस पर क्या बना जी, यानी दरमियान में क्या है, पैरेंथेटिकल पार्ट क्या है, द कैपिटल ऑफ गॉसिप। क्लियर, यानी मैं इसको उड़ा देता हूं। अब असल सेंटेंस क्या बनता है, इस्लामाबाद इज फर्मली डिवाइडेड जी, इस्लामाबाद इज डिवाइडेड, इज डिवाइडेड, बीच में देखा आपने फर्मली आ गया। हमने क्या पढ़ा था, एडवर्ब्स मोस्टली जिसके लिए भी इस्तेमाल हो उससे पहले आते हैं नहीं आते, जनरली 3 सूरतें हमने ऐसी पढ़ी थी जिसमें एडवर्ब क्या होता है, वर्ब के बाद में आता है। यहाँ फर्मली किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, डिवाइडेड वर्ब के लिए, और पीछे हेल्पिंग वर्ब इज भी आया नहीं आया। क्लियर, हमने क्या पढ़ा था कि जब हेल्पिंग वर्ब भी हो और वर्ब भी हो तो एडवर्ब कहाँ पे आता है, दोनों के दरमियान में, यानी मतलब वही वर्ब से पहले जी। इस्लामाबाद इज डिवाइडेड जी, अब ये इज डिवाइडेड क्या है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव। तो इस्लामाबाद डिवाइडेड है, अगर मैं इसको मानूं कि डिवाइड किया जाता है जी, ये मीनिंग भी मान सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसको डिवाइडेड को वर्ब ना मानूं, क्या मानूं इसको, पार्टिसिपल जी, क्या है ये, और है ये यहाँ पे पार्टिसिपल बन रहा है जी, क्या बन रहा है, पार्टिसिपल जी। यानी इस्लामाबाद वर्ब मैं अब किसको मान रहा हूँ, वर्ब इज को, कि इस्लामाबाद है जी, इस्लामाबाद है। इसका मतलब है फॉर्मली अब एडवर्ब जो था वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ था, एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल, कौन सा, डिवाइडेड। जिस रानी में कहा था टीचर इज एक्सपीरियंस्ड, टीचर इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। अब यहाँ एक्सपीरियंस्ड क्या है जी, पार्टिसिपल, तो वेरी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इस पार्टिसिपल के लिए, तो उससे पहले आएगा जी। हमने क्या पढ़ा था कि एडवर्ब नॉर्मली एडवर्ब जिससे लिए इस्तेमाल हो उससे
पहले आता है जी। इस्लामाबाद है जी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव नहीं है बल्कि एक्टिव ही है। इस्लामाबाद है, क्या है जी? डिवाइडेड, तकसीम है किस चीज़ में जी? इनटू टू कैंप्स जी, 2 कैंप्स में जी। क्लियर। फिर अगला पंक्चुएशन रूल साथ देखें जी। जब कभी भी कॉलन आए जी, जो 2 डॉट्स होते हैं, कॉलन हमेशा आपको लिस्ट दे रहा होता है, डिटेल दे रहा होता है, और इसकी जगह मॉडर्न इंग्लिश में डैश भी यूज़ करते हैं जी। मैं फिर कह रहा हूँ वो पंक्चुएशन रूल्स हैं। मकसद क्या है? लैंग्वेज को क्लियर करना, ताकि रीडर जो है उससे कॉम्प्रीहेंड सही कर सके। मैं क्या कह रहा हूँ, कॉलन भी यूज़ करते हैं और डैश भी जी। इसका मतलब क्या होता है कि इसके बाद वाली बात जो है वो पिछली बात की क्या होगी? डिटेल होगी। कौन से 2 कैंप्स हैं जी? Those who know the elections will not be held. Those who know जी, those who know। अब गौर से देखिएगा जी, यहाँ पे हम क्या आ रहा है? अब हमारा वो सारे रूल जो कुछ पड़ा है अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं 1 बाय 1 जी। हमने क्या कहा था? रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। क्लियर। रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे उसका एंटीसीडेंट है। अगर आपको याद हो, वहाँ हमने कहा था यहाँ दे नहीं करना, गलत हो जाएगा। दम नहीं करना, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या इंडिकेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं क्या? दोज। और ये पूरा मैं अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1 इज दोज। 1 इज, 2 कैंप्स की बात हुई है ना, 2 कैंप्स की बात हुई है ना, तो कंप्लीट करूं तो क्या बन जाएगा? 1 इज दोज। या यूं भी कह सकते हैं इट इज दोज, ये वो लोग हैं। अब आगे क्या? रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ गया? हु। और आगे इसके देखें वर्ब जो होता है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंगली होगा? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली? एंटीसीडेंट। और हु का एंटीसीडेंट कौन है यहाँ पे? दोज। इट इज दोज या 1 ग्रुप इज दोज। अब आप 1 कैंप यूं कर लेना, 1 इज दोज या 1 कैंप इज दोज। पूरा क्या बनेगा? 1 कैंप। अब ये देखें जी, 1 कैंप मैंने कहां से निकाला? दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन। के पीछे बात क्या हुई? इस्लामाबाद इज डिवाइडेड इनटू 2 कैंप्स। तो आगे इसका मतलब पूरी बात क्या बनेगी? 1 कैंप इज दोज। अब यहां ध्यान में रखिएगा, 1 पीछे अगर यूज हुआ है तो आगे नोज नहीं करना मैंने, क्योंकि यहां नो जो है वो 1 के अकॉर्डिंगली, 1 कैंप के अकॉर्डिंगली नहीं है, बल्कि किसके अकॉर्डिंगली है? दोज के अकॉर्डिंगली। कौन से हैं जी? हु नो। फिर के देखें, सिंपल प्रेजेंट आ गया नहीं आ गया? जो जानते हैं। क्या जानते हैं जी? द इलेक्शंस विल नॉट बी हेल्ड जी। हु नो द इलेक्शंस विल नॉट बी हेल्ड। विल नॉट बी हेल्ड जी, हमने एक अखबार का आर्टिकल उठाया है जी। ठीक है। अब क्या है इसमें देख लें जी, अगर मैं हु नो दैट करूं फिर भी कोई हर्ज नहीं है। क्लियर। हु नो दैट, जो ये जानते हैं कि द इलेक्शंस। अब यहां गौर से देखिएगा जी, जो बात समझाना चाह रहा हूं, द से लेके हेल्ड तक ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखें जरा। द इलेक्शंस विल नॉट बी हेल्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या नहीं है? और इसके बीच में वर्ब भी आया नहीं आया? कौन सा वर्ब आया है जी? विल बी, थर्ड फॉर्म। इलेक्शन का इनेकाद नहीं होगा। इलेक्शन का इनेकाद, कहता है एक ग्रुप वो हैं जो जानते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। अब इलेक्शन नहीं होंगे, मुझे बताएं क्या मैंने एक्टिव या पैसिव बनाई है कोई चीज़? नहीं। सिचुएशन ही क्या डिमांड कर रही थी कि वो सब्जेक्ट को नहीं, यानी हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी, इलेक्शन कमीशन नहीं कराएगा, कौन नहीं कराएगा, वो नहीं बताना चाह रहे। वो सिंपली ये बस फोकस किस पे करना चाह रहे हैं? इलेक्शन पे, ये इलेक्शन होने या ना होने पे। अब बात देखिए, हमने क्या कहा था? एक्टिव अप्रोच क्या होती है? जब आप फोकस सारा किस पे करते हो? डूअर पे। और पैसिव अप्रोच क्या होती है? सारा फोकस जब आपका किस पे होता है? एक्शन पे, ठीक है, या ऑब्जेक्ट पे। तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है? इलेक्शन। और एक्शन क्या? उनका ना होना। गेटिंग माय पॉइंट? यहां फोकस वो किस पे करना चाह रहे हैं? इलेक्शन के ना होने पे। कौन नहीं करवाएगा इस पे नहीं। यानी एक्टिव अप्रोच इस्तेमाल इसलिए होती है जब हमने क्या? डूअर पे फोकस करना होता है।
और जब एक्शन पे फोकस करना है या ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है तो फिर क्या होगा, पैसिव अप्रोच। अब देखें विल नॉट भी, अब ये नोट कर रहे हैं कि यूसी से स्ट्रक्चर निकला नहीं निकला, आया है ना। दूसरी बात, इस ग्रुप में मेन वर्ब भी आ गया, तो ये क्या बन गई, इसका मतलब क्या है, ये क्लॉज है। क्या है ये, क्लॉज है। और ये पूरा सारा हु नो जी, हमने क्या कहा था, वर्ब के ऊपर क्वेश्चन रखें हु, कौन जानता है, तो सब्जेक्ट मिलता है। व्हाट, क्या जानता है, तो क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। एक कैंप जो ये जानता है क्या, द इलेक्शंस विल नॉट बी हेल्ड जी, ये सारा ऑब्जेक्ट बन रहा नहीं बन रहा, तो ये कौन सी क्लॉज हो गई जी, नाउन क्लॉज। कौन सी हो गई ये, नाउन क्लॉज जी। और मैं फिर रिपीट करके बता रहा हूं यहां पे, ये वन कैंप की बात हो रही है, तो वन कैंप के लिए आपने नो क्यों यूज किया है जी, जी आंसर दें। वेरी गुड, क्योंकि नो का एंटीसीडेंट क्या है, दोज, इस वजह से नो यूज किया है। कोई जानते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। एंड दोज हु आर नॉट श्योर, अगली बात क्या हो रही है जी, एंड दोज हु आर नॉट श्योर, दूसरा कैंप जी। अब दो से मुराद यहां क्या है, कैंप टू, कैंप टू, दूसरा कैंप जी, यानी वन कैंप या सेकंड कैंप। सेकंड कैंप इज दोज हु आर नॉट, इसमें अब वर्ब क्या है जी, आर, सिर्फ वर्ब क्या है, आर, जो हैं क्या हैं, नॉट श्योर, श्योर नहीं है किस बारे में, बिकॉज दे कांट सी। अगला स्ट्रक्चर क्या आ गया जी, कांट सी, कांट सी यानी कैन नॉट सी। किस लिए था, सकना, मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, मैं नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक। दे कांट सी, वो नहीं देख सकते, द राउट थ्रू विच, दे कांट सी व्हाट ची, राउट, कि वो रास्ता नहीं देख सकते, वो वाला रास्ता उनको नजर नहीं आ सकता। कौन सा रास्ता, थ्रू विच द डिले विल बी ऑर्केस्ट्रेटेड जी, ऑर्केस्ट्रेटेड, स्पॉइल्ड, डिस्ट्रॉयड। अगला स्ट्रक्चर क्या आ गया जी, विल बी ऑर्केस्ट्रेटेड जी। तो यहां मतलब क्या है, ऑर्केस्ट्रेटेड जी, क्रिएटेड, तख्लीक करना, चीर फाड़ के निकलना, तोड़ फोड़ के निकलना। विल बी क्रिएटेड, स्ट्रक्चर कौन सा आ गया जी, पैसिव। मैं जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, आप नोटिस कर रहे हैं कि अभी तक हमने जितना किया उसमें से हमारे पास दो पैसिव के स्ट्रक्चर आ गए, नहीं आगे। क्यों, सिचुएशन ऐसी थी। कहता है एक कैंप ऐसा है कि जो ये नहीं डिसाइड कर, जिनको ये नहीं पता कि जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। एक कैंप क्या कहता है, इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरा जो है दे आर नॉट श्योर जी, कि वो उनको वो कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है, दे कांट सी, कि वो नहीं देख सकते उस रास्ते को जिसके थ्रू इलेक्शन करवाए जाएंगे। क्लियर, जिसके थ्रू क्या होगा, या डिले विल बी ऑर्केस्ट्रेटेड जी, कि डिले को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, डिले को कैसे तख्लीक किया जाएगा, डिले को कैसे क्रिएट किया जाएगा। डिले विल बी क्रिएटेड, डिले विल बी हैंडल्ड कह लें आप, डिले विल बी ट्रीटेड जी। तो ये स्ट्रक्चर फिर क्या बन गया, विल बी थर्ड फॉर्म। am I clear जी। आगे देख लें जी, द स्मॉल माइनॉरिटी विच इज स्टिल, अब फिर देखें स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, इज, कहते हैं वो माइनॉरिटी। अब देखिए हमने क्या कहा था, ह्यूमन के लिए क्या यूज होगा, हु, गैर इंसानों के लिए क्या यूज होगा, विच, दोनों के लिए क्या यूज हो सकता है, दैट। तो अब यहां माइनॉरिटी है ना, तो माइनॉरिटी क्या आपका जी, आपका जनरल एक नाउन है। क्लियर, यानी आप है इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको क्या कहें आप, एक नाउन यूज हो रहा है। विच, इसके साथ विच भी आ सकता है, दैट भी जी। द स्मॉल माइनॉरिटी दैट इज भी कह सकते हैं, विच इज भी जी। विच इज है, इसमें वर्ब क्या है जी, स्टिल सर्टन, स्टिल श्योर। एक छोटी सी माइनॉरिटी, छोटा ग्रुप ऐसा भी है सियासतदानों का, ये लोगों का, तजिया निगारों का, श्योर है दैट इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड। अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखें जी,
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अब क्या कहा था, सेंटेंस में एक क्या होता है, फाइनाइट वर्ब, और उसके बाद आगे क्या आते हैं, इनफाइनाइट्स। इनफाइनाइट्स में हमने एक क्या कहा था, क्या होता है, इन्फिनिटिव, जिसमें टू यूज करके कुछ इस्तेमाल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा क्या हमने क्या कहा था, जेरेंट। तीसरा हमने क्या कहा था, क्या यूज होता है, पार्टिसिपल। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट्स। अब ध्यान में रखिएगा, सम टाइम, अभी तक हमारा फोकस किस पे था, फाइनाइट वर्ब पे। सम टाइम फाइनाइट वर्ब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितने क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, इनफाइनाइट्स। ये एग्जांपल आपके सामने आ गई है जी। क्या एग्जांपल है जी, दैट इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड जी। अब देखें यहां पे मेन वर्ब क्या आ गया, फाइनाइट वर्ब क्या आ गया, आर। अब क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टू बी हेल्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, टू बी हेल्ड। अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होती तो ये क्या था, एक्टिव, और टू बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज होगी तो क्या हो गया है, पैसिव। ये इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म है जी। क्लियर। टू होल्ड का मतलब क्या होता है, कराना, टू होल्ड, ही इज देयर टू होल्ड द इलेक्शन जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज देयर टू होल्ड द इलेक्शन जी। इलेक्शन कमिश्नर का काम है इलेक्शन करवाना। अब अगर सब्जेक्ट पे फोकस होता तो क्या होता, एक्टिव यूज होता, लेकिन अभी फोकस किस पे है सारा जी, ऑब्जेक्ट पे, और इलेक्शंस क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हैं, तो इसलिए पैसिव अप्रोच यूज की गई जी। क्या है जी, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड, यानी इलेक्शंस होने हैं। क्लियर। और अब ये स्ट्रक्चर कौन सा है जी, कंपाउंड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, कंपाउंड। मैं दोनों को मिला के बताता हूं आपको। या वो स्ट्रक्चर क्या है जी, एज एम आर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम टू गो टू कॉलेज जी, आई एम टू डू होमवर्क। आपको कोई काम करने का कहता है, देखिए मैं लैंग्वेज इंप्रूव कर रहा हूं, मैंने क्या कहा था, हम स्ट्रक्चर सीखेंगे, इसी टेक्स्ट के थ्रू आपको वैरायटी मिलेगी। आई एम टू डू होमवर्क जी, वो मुझे कोई काम करने का कहता है तो मैं उसको कहता हूं जी मैं बिजी हूं, अभी मैंने क्या करना है, आई एम टू डू माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क करना है। अब क्लियर जी, यानी मैं अपने पर फोकस करना चाह रहा हूं, मैं बिजी हूं। और मैं जब होमवर्क पे फोकस करूं तो फिर मैं क्या कहूंगा जी, या किसी टास्क पे फोकस करूंगा जी, होमवर्क इज टू बी डन, इज टू बी डन। होमवर्क को होना है, होमवर्क को करना है। अब यहां इलेक्शंस पे फोकस है तो यानी क्या मतलब, इलेक्शंस हो कर रहने हैं, इलेक्शंस को करवाना है लाजमी। इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड, यानी इलेक्शंस का करवाना, इज, फिर आगे वो बन रहा है क्या जी, कहता है कुछ लोग ऐसे हैं स्टिल सर्टन, जो श्योर हैं, दैट इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड, कि इलेक्शंस को होना है। और इलेक्शन का होना क्या है, इज फॉर टू स्मॉल, ये इतनी छोटी बात है, एंड इररेलेवेंट, और इतनी इररेलेवेंट है, टू काउंट। क्लियर, कि जिसको शुमार भी ना किया जा सके। फिर इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आ गया जी, टू के बाद सिंगल और टू वाला है जी, तो ये नेगेटिव कर देता है किसी भी चीज को जी। फॉर एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज टू गुड टू बी बॉट, टू गुड टू बी बॉट, ये शर्ट इतनी अच्छी है कि इसको खरीदा नहीं जा सकता। दिस टी इज टू स्वीट टू बी ड्रंक या टू बी टेकन, ये चाय इतनी मीठी है कि इसको पिया नहीं जा सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। आर यू नोटिसिंग समथिंग जी। अब आप स्ट्रक्चर को फिर देखें, क्या हो गया है कि इलेक्शंस का होना। अब यहां फिर गौर से देखिएगा जी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। असल सेंटेंस क्या है जी, इज टू, फिर उसके बाद क्या यूज हुआ है,
सिंगल टू जी। द स्मॉल माइनॉरिटी विच इज स्टिल सर्टन दैट इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड। अब देखें द से लेके टू बी हेल्ड तक ये सारा सब्जेक्ट बन रहा नहीं बन रहा कि एक माइनॉरिटी ऐसी है जो ये समझती है कि इलेक्शन का होना। अब इस सारे को देख लें जी, इसमें दो क्लॉजेज आई हैं नहीं आई हैं। पहली क्लॉज क्या बनी, द स्मॉल माइनॉरिटी विच इज, बनी नहीं बनी, विच इज स्टिल सर्टन, एक क्लॉज होगी नहीं होगी। दूसरी क्लॉज क्या बनी, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड। अब यहां देखें दो क्लॉजेज मिलके पूरी क्या बन रही हैं जी, सब्जेक्ट। कि एक माइनॉरिटी ऐसी है, स्मॉल माइनॉरिटी ऐसी है जो ये समझती है कि इलेक्शन का होना, अब ये सारी बात क्या बनी, सब्जेक्ट। कि इलेक्शन का होना क्या है, इज, इलेक्शन का होना है, क्या है जी, टू स्मॉल, इतना छोटा है, ये टू रेलेवेंट या इतना इररेलेवेंट है, टू काउंट एट द मोमेंट, कि जिसको शुमार किया जाए, यानी जिसका जिक्र किया जाए। अब मैं इसको आसान कर रहा हूं जी कि क्या एक स्मॉल माइनॉरिटी ये समझती है कि इलेक्शन का होना इतना स्मॉल या इतना रेलेवेंट है कि जिस पे बात भी नहीं की जा सकती, जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता। एम आई क्लियर जी, गेटिंग माय पॉइंट? एनी क्वेश्चन प्लीज प्लीज। हाँ, वेरी गुड, यू कैन से, you are right. The small minority which is still certain that the elections are to be held is, very good जी, thank you। यानी वो minority, यानी पूरा सब्जेक्ट फिर मैं कर लो, मैं क्या कर लूँगा इसको, स्मॉल माइनॉरिटी इज, कि वो माइनॉरिटी इतनी छोटी है। क्लियर, वेरी गुड जी, थैंक यू। क्लियर, माइनॉरिटी इतनी कम है कि उसको टू स्मॉल, इतनी छोटी है या इररेलेवेंट, जिसको कंसिडर करना भी क्या है, यानी उसको काउंट करना भी जाए, वो पॉसिबल नहीं है। जिस तरह हमने अभी क्या कहा था कि डबल और टू के बाद सिंगल और टू, तो वो किस में आ जाता है, नेगेटिव में। क्लियर, अब यहाँ देखें जी, कहने का मेरा मकसद क्या कि यहाँ एज के साथ नॉट तो नहीं यूज हुआ था कोई और। क्लियर, या हम अगर फ्रेजेस क्लॉजेस को जोड़ेंगे नहीं, जिस तरह देखा आपने, ठीक है, कि आई वॉज गोइंग फॉर व्हाट जी, इलेक्शंस, कि आपने क्या कहा जी, माइनॉरिटी इतनी छोटी है कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता। Am I clear जी? That's all for today.